हेलो मैथालियंस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग देखेंगे ध्वनि चैप्टर को, जो क्लास 8th का जो 10th चैप्टर है और क्लास 9th का एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखिएगा तो चैप्टर 12 और भारतीय भवन से आप चलिएगा तो चैप्टर 6 फिजिक्स का। तो ध्वनि को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि तरंग क्या होता है। तरंग का अर्थ होता है एक प्रकार का कंपन। तरंग का अर्थ एक प्रकार का लहर, कंपन। जब आप ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो इस तरह से कंपन उत्पन्न करता है, लहर उत्पन्न करता है। यही क्या है? यही लहर क्या है? यही कंपन क्या है? तो तरंग है। अब तरंग दो तरह के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या है? तो वैसी तरंगें जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि यांत्रिक तरंगें केवल माध्यम होना चाहिए उसको गमन करने के लिए, और अयांत्रिक तरंग वैसी तरंगें जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अयांत्रिक तरंगें। अर्थात अयांत्रिक तरंग जो भी होगा वो निर्वात में भी गति या गमन कर सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंगें जो है वो केवल और केवल किसमें गमन करती है? माध्यम में। तो चूंकि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, तो जब भी हम यहाँ बोल रहे हैं आप वहां सुन पा रहे हैं, तो यह किसके कारण? वायुमंडल के कारण। वायुमंडल क्या है? तो एक माध्यम है। लेकिन सोचिए कि आप अपने दोस्त के साथ चंद्रमा पर जाएं और वहां पर आप बोले तो आपका दोस्त आपकी आवाज नहीं सुनता है, या आपके दोस्त की आवाज आप नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। अर्थात ध्वनि जो है उसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे यह पता चलता है कि ध्वनि कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे होती है दो तरह की, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वह गति करता है कहां पर? तो ठोस में और द्रव के सतह पर। अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंगे जो कहां गमन करती है? ठोस में और द्रव के सतह पर गमन करती है, वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो तीनों में गति कर सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। जब भी हम कोई माध्यम बोले तो माध्यम का अर्थ हुआ ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों की बात कर रहे हैं हम। तो अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ गमन करती है? ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी। अब अगर पूछे कि ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे भी कम। जैसे ठोस यानी कि लोहा, तो लोहा में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है? 5000 मीटर पर सेकंड। लोहा में ध्वनि की चाल है 5000 मीटर पर सेकंड। द्रव में ध्वनि की चाल है 1500 मीटर पर सेकंड। और वायु अर्थात गैस में ध्वनि की चाल है 330 मीटर पर सेकंड। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है, द्रव में उससे कम है, गैस में सबसे कम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लोहा में, जल में, वायु में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? लोहा में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लोहा में। दूसरा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लोहा, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक। लोहा, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक। तो जब अब यहाँ पर तीन अलग अलग उदाहरण दिए हुए थे, एक ठोस का उदाहरण है, एक द्रव है और एक गैस है। लेकिन इसमें तीनों क्या है? तो तीनों ठोस है। तब तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घनत्व किसका अधिक है, अर्थात कौन सबसे ज्यादा कठोर है? तो लोहा, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, इन चारों में से सबसे अधिक कठोर क्या है? लोहा। इसका मतलब है कि लोहा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। अर्थात ध्वनि की चाल जो है वह किस पर डिपेंड करती है? घनत्व पर। ध्वनि की चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के, यानी कि अगर ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ताप घटाने से ध्वनि की चाल घटती है। दूसरा, ध्वनि की चाल जो डिपेंड करता है आर्द्रता पर।
आर्द्रता का अर्थ होता है वायुमंडल में नमी, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा ही क्या है? आर्द्रता है। तो अगर आर्द्रता बढ़ा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, आर्द्रता घटा तो ध्वनि की चाल घटेगा। तीसरा है ध्वनि की चाल जो डिपेंड करता है वो घनत्व पर, यानी कि घनत्व अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, घनत्व कम है तो ध्वनि की चाल कम होगी। और एक चीज ध्यान रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि हो तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो तरंग अर्थात लहर या कंपन, तरंग दो तरह के, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब यांत्रिक तरंगे दो तरह के, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कहां पर गमन कर सकता है? तो ठोस में और द्रव की सतह पर, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग ठोस में भी गमन कर सकती है, गैस में भी और द्रव में भी। ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ध्वनि की चाल यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो ठोस अर्थात लोहा में ध्वनि की चाल 5000 मीटर पर सेकेंड, द्रव अर्थात जल, इसमें ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड, गैस अर्थात वायु, इसमें ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना है। अब माध्यम की अगर बात करें या कौन ज्यादा सघन है, किसका घनत्व अधिक होगा, तो आपको पता है कि ठोस के कण अधिक सटे हुए रहते हैं, जबकि ठोस की अपेक्षा द्रव के कण दूर दूर होते हैं और गैस के कण उससे भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो ठोस और द्रव की तुलना करें तो सघन माध्यम है ठोस, और द्रव क्या है? तो विरल माध्यम। जिसके कण ज्यादा नजदीक है वो सघन, जिसके कण दूर दूर है वो विरल। तो ठोस क्या है? सघन, और द्रव क्या है? विरल। अगर हम द्रव और गैस की तुलना करें तो द्रव जो है वो हमारा सघन माध्यम है, गैस विरल माध्यम है। अगर हम ठोस और गैस की तुलना करें तो ठोस हमारा सघन माध्यम है, जबकि गैस हमारा विरल माध्यम है। अर्थात इसका घनत्व अधिक होगा, इससे कम इसका घनत्व है, इससे कम इसका घनत्व है। तो घनत्व अधिक तो ध्वनि की चाल भी अधिक, घनत्व अधिक तो ध्वनि की चाल भी अधिक। अगर घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, घनत्व घटाने पर ध्वनि की चाल घटती है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, ताप घटाने से घटती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो तापमान में तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। ध्वनि की चाल आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, यानी कि आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, आर्द्रता घटाने से ध्वनि की चाल घटती है। अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें, कुछ शब्दावली है आगे हम लिखेंगे जब, तो पहले अभी इसको समझिए, फिर हम जब लिखने वाला काम करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्रृंग जो है, गर्त जो है वो किस तरंग से संबंधित है, संपीडन और विरलन किस तरंग से संबंधित है, उसका अर्थ क्या होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो कणों के लंबवत गति करती है, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब आप एक रस्सी लंबा सा लीजिए, उसको झटकिए तो वो ऐसे ऐसे गति करेगा। तो इस तरह की गति में जो ऊपर की ओर होगा उसको कहते हैं श्रृंग। गर्त का मतलब ही होता है गड्ढा, तो नीचे जो गया है वो क्या है? गर्त। ऊपर की ओर श्रृंग, नीचे की ओर गर्त। लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो समानांतर गति करती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, समानांतर गति। जो स्प्रिंग जो देखे होंगे, या कॉपी, स्पाइरल कॉपी का जो स्पाइरल जो आता है कॉपी में, स्पाइरल, ये इस तरह से इसको अगर आप फेंकें, लंबा वाला एक आता है, अगर उसको इस तरह से आप गति करें तो कुछ इस तरह से जाएगा। तो कहीं पर ज्यादा चिपका हुआ होगा, एक दूसरे से सटे हुए होंगे, और कहीं एक दूसरे से दूर दूर होंगे। या स्प्रिंग को ही आप खींचिए, बंद कीजिए, तो कहीं पर वो स्प्रिंग जो है वो नजदीक होगा, उसके एक तार दूसरे तार के नजदीक होता है, और कई बार वो दूर दूर होता है। तो जहां नजदीक है वो संपीडन, और जहां दूर दूर है वो विरलन। जहां नजदीक है वो संपीडन, जहां दूर दूर है वो विरलन।
इसमें शब्द है कंपन। कंपन क्या होता है? तो किसी भी चीज का एक नियत स्थान से अपने आगे पीछे दोलन करना, हिलना डुलना, आगे पीछे या ऊपर नीचे गमन करना ही क्या है? कंपन है। दूसरा ध्वनि का संचरण है। जब कंपन, जब हम तबला बजाते हैं या कुछ भी जब हम बोलते हैं तो अपने गले पे हाथ रखिए, तो वहां पर एक कंपन महसूस होता है। कंपन का अर्थ ही होता है कि एक नियत, कोई वस्तु जब एक नियत बिंदु के सापेक्ष में इधर उधर गमन करे, गति करे, तो वही क्या है? कंपन है। अगला है ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या है? ध्वनि का संचरण है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ही ध्वनि का संचरण है। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में जो लिखने वाला काम है कि ध्वनि क्या होता है, कंपन क्या है, ध्वनि का संचरण क्या है, इन सब चीज़ों को, तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, जितना भी लिखने वाला काम है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, करेंगे। इतना भी अगर आप समझ गए हैं तो एक मोटा मोटी आपको जानकारी हो गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।